हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनूप साहू। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। ठीक है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज के क्लास में करेंगे यूरोप के बारे में। ठीक है, यूरोप के बाद फिर अगला जो क्लास होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यूरोप के बारे में। ठीक है, यह एक हाथ से बनाया हुआ मानचित्र है, किसी प्रकार से स्केल पर आधारित नहीं है। ठीक है, और इसमें जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की डेंसिटी बहुत ही अधिक है, क्योंकि यूरोप में कंट्रीज़ बहुत हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। हर किसी का कैपिटल को भी इसमें एंट्रीज किया गया है, और अन्य प्राकृतिक जो प्रदेश हैं और अन्य जो रिलीफ फीचर्स हैं, उच्चावच इत्यादि, इनको भी इसमें समाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्स बहुत अधिक हो गए हैं, डेंसिटी अधिक हो गए हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे थोड़ा और मैप को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, तो और उसके अलावा देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में यूरोप का क्रम क्या आता है ये भी हम देख सकते हैं। पहला सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका। मैं पहले से बताया था अंटार्कटिका का 5वां स्थान है, यूरोप का 6वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का 6वां स्थान है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो 6वां सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो यूरोप है। ठीक है, तो यूरोप के संबंध में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप का क्षेत्रफल। यूरोप का क्षेत्रफल जो है वो 99,38,000 वर्ग किलोमीटर में यूरोप फैला हुआ है। 99,38,000 स्क्वायर किलोमीटर ये यूरोप का कुल एरिया है। ठीक है, यूरोप के अंतर्गत जो ये प्रायद्वीप जो है यूरोप, ठीक है, यूरोपीय प्रायद्वीप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा जो रशियन यूरोप है, यूरोपीय रूस, इसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी यूराल पर्वत से लेकर के अटलांटिक महासागर तक। ठीक है, और इधर जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन से लेकर के मेडिटेरियन सी तक। ठीक है, इसके स्कैंडिनेवियन पर्वत से लेकर के भूमध्य सागर तक यह जो प्रायद्वीप नुमा आकृति दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे ही यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास प्रायद्वीपों के प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, बहुत से प्रायद्वीप हैं, और स्वयं में यूरोप एक प्रायद्वीप की आकृति का भी है। ठीक है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति के संबंध में देखेंगे, यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर स्थित है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, यह जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जल संधि, इससे यूरोप अफ्रीका से अलग हुआ है। जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इससे यूरोप अफ्रीका से अलग हुआ है। ठीक है, यूरोप के पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रिवर यूराल एंड यूराल माउंटेन, यह यूरोप को एशिया से अलग करता है। लेकिन यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों को मिला करके यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरेशिया कोई महाद्वीप नहीं है, 2 महाद्वीप हैं, यूरोप प्लस एशिया, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हैं, इसलिए इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। जब हम एशिया देखे थे तो इसके बारे में हम विस्तार से देखे थे। ठीक है, तो स्थिति उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर एवं अफ्रीका महाद्वीप, एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप, यह है यूरोप की स्थिति। ठीक है, अब यूरोप के संबंध में आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। यूरोप के देश, विभिन्न देश और उन देशों की राजधानियों के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे जा कर के नदियों के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्रम से देखते जाते हैं। सबसे पहला पुर्तगाल जो है वो यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है, पश्चिमी देश यहाँ पर देख सकते हैं पुर्तगाल, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, यह यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है।
ठीक है। पुर्तगाल का ऐतिहासिक महत्व भी है, बहुत सारे खोजी यात्री इत्यादि जो थे वो पुर्तगाल से संबंधित थे। अब बड़ी संख्या में यात्री जो हैं वो पुर्तगाल से पूरे दुनिया भर का यात्रा किए हुए थे। उनमें से एक वास्को ड गामा, ये भी जो यात्री थे पुर्तगाल से भारत आए हुए थे, ठीक है। तो पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन। अन्य देशों में देखते हैं आगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन का एक और बड़ा शहर है बार्सिलोना। बार्सिलोना फुटबॉल के लिए फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे, बार्सिलोना का टीम भी है अपना, ठीक है। तो बार्सिलोना यह स्पेन का एक बड़ा नगर, औद्योगिक नगर, महत्वपूर्ण, ठीक है। और यह बार्सिलोना जो है वो खास करके वाइन इंडस्ट्री और जो परफ्यूम इंडस्ट्री है, ठीक है, इत्र उद्योग, इनके लिए फेमस है बार्सिलोना। इसके अलावा यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग जो होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि मेडिटेरियन बेल्ट में है तो यहाँ पर फलों का उत्पादन अधिक होता है। तो फ्रूट प्रोसेसिंग से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है बार्सिलोना में, ठीक है। तो मैड्रिड और बार्सिलोना ये स्पेन के दो बड़े नगर, ठीक है। स्पेन में एक प्लेस है सेविल्ली, जो स्पेन का एक महत्वपूर्ण प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है और पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान सेविल्ली है। ये कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है, ठीक है। 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों को मिला करके जो प्रायद्वीप बनता है इसे आइबेरिया पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, आइबेरिया की प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आइबेरिया प्लेट्यू या आइबेरिया के पठार के नाम से भी जाना जाता है या आइबेरिया के प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह पुर्तगाल और स्पेन दोनों पठारी भाग है और यह प्रायद्वीप जो आकृति है, ठीक है, इसे आइबेरिया पेनिनसुला एवं आइबेरिया प्लेट्यू के नाम से या आइबेरिया पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत है, स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। स्पेन में कुछ और पहाड़ियाँ हैं, इसमें देख सकते हैं कैंटाब्रियन माउंटेन जो है वो यहाँ पर है। स्पेन में लोकेशन देख सकते हैं, नॉर्थ में कैंटाब्रियन माउंटेन, ठीक है। तो कैंटाब्रियन माउंटेन स्पेन में स्थित एक पर्वत है, पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे स्पेन के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है और स्पेन के दक्षिण में जिब्राल्टर आइलैंड है, जिब्राल्टर द्वीप। और जिब्राल्टर द्वीप जो कि यूनाइटेड किंगडम के आधिपत्य में आता है, यूनाइटेड किंगडम के आधिपत्य में आता है। जिब्राल्टर आइलैंड, ठीक है। और जिब्राल्टर आइलैंड जो है वो यह अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी, अंध महासागर से भूमध्य सागर जाने के लिए एक गेटवे का कार्य करता है, एक द्वार का कार्य करता है जिब्राल्टर आइलैंड। और यही पर जिब्राल्टर स्ट्रेट स्थित है, जिब्राल्टर जल संधि, जो कि मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन को ज्वाइंट करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। आगे और देशों के बारे में देखते हैं। फ्रांस, ठीक है। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, वैसे रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन रूस दो महाद्वीपों में विस्तृत है, एक यूरोप और दूसरा एशिया, ठीक है। तो अगर हम रूस को छोड़ देते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, ठीक है। और यह परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए विख्यात है, एफिल टावर के लिए विख्यात है, ठीक है। बड़ी संख्या में यहाँ पर, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो है वो दुनिया भर से घूमने के लिए पेरिस जाते हैं, ठीक है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित फ्रांस की राजधानी, ठीक है। फ्रांस के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में मर्सेली जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर, ठीक है। यह भी वाइन इंडस्ट्री यानी लिकर इंडस्ट्री यानी शराब उद्योग, लिकर इंडस्ट्री और फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फल प्रसंस्करण उद्योग के लिए विख्यात है मर्सेली, ठीक है। फ्रांस आगे देखते हैं, फ्रांस के अलावा आगे और अन्य देशों के बारे में, ठीक है। फ्रांस पर एक यहाँ पर देख सकते हैं एक पहाड़ी भी है फ्रांस में, वोस्जेस पहाड़ी, वोस्जेस पर्वत, ठीक है। वोस्जेस माउंटेन जो है वो फ्रांस के पूर्वी भाग में है, ठीक है। फ्रांस के पूर्वी भाग में वोस्जेस पर्वत स्थित है, ठीक है। तो ये फ्रांस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे और देखते हैं अन्य देशों में। बेल्जियम,
ठीक है। बेल्जियम जो फ्रांस के उत्तर में स्थित, उत्तर पूर्व में स्थित बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल, जो कि फ्रांस के उत्तर में स्थित एक देश है बेल्जियम, ठीक है। उसके बाद आगे अन्य देशों में देखते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है इसे समुद्र के विजेता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र में इसके द्वारा रेत इत्यादि, मिट्टी इत्यादि पाट करके समुद्र में बहुत सारे कॉलोनी बना दिया गया है, बहुत सारे आवास, जो आवास के लिए बहुत सारे कॉलोनीज का निर्माण किया गया, शहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसलिए नीदरलैंड को समुद्र का विजेता भी कहा जाता है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड का जो प्राचीन नाम है वो हॉलैंड है, पहले इसे हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। नीदरलैंड के अन्य शहरों में हैग के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर हैग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। अन्य बड़े शहरों में देखते हैं जो नीदरलैंड में है वो है रॉटरडम। रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम में स्थित है। नीदरलैंड के रॉटरडम में यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। इसे यूरोप पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रॉटरडम, यहाँ पर इसे यूरोप पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नीदरलैंड के सामने में महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं हम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटिश आइलैंड्स है, ब्रिटिश आइलैंड्स पर स्थित एक देश यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम या यूके, यह इस मामले में महत्वपूर्ण है कि यह दुनिया भर में अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। दुनिया भर में अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसके लिए यह विख्यात है, ठीक है। और अभी वर्तमान में भी विश्व के महाशक्तियों में से एक है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश आइलैंड्स पर स्थित है। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सबसे पहला हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश आइलैंड्स क्या है। ब्रिटिश आइलैंड्स, ध्यान से सुनेंगे, आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड का जो ये द्वीप है, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को मिला करके ब्रिटिश आइलैंड्स कहलाता है, ठीक है। आयरलैंड प्लस यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसे मिला करके ब्रिटिश आइलैंड्स कहलाता है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसमें कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, आयरलैंड के नॉर्थ में है नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड आयरलैंड का भाग नहीं है। आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है और नॉर्थ आयरलैंड आयरलैंड का भाग नहीं है। नॉर्थ आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का भाग है, यूके का भाग है, ठीक है। तो यूके का पहला राज्य जो है, स्टेट जो है, वो नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, जिसका राजधानी बेलफास्ट है, ठीक। उसके अलावा स्कॉटलैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है वेल्स और चौथा है इंग्लैंड। तो याद रखेंगे, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों को मिला करके यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों राज्यों को मिला करके क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, ठीक है। और आयरलैंड देश को इसमें मिला देते हैं तो आयरलैंड कंट्री प्लस यूके कंट्री, ये दोनों कंट्री मिल करके ब्रिटिश आइलैंड्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है, ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो ब्रिटेन जो है वो ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा है, इसे ब्रिटेन कहा जाता है। यानी इसमें आयरलैंड नहीं आता है, इवन नॉर्थ आयरलैंड भी नहीं आता है, नॉर्थ आयरलैंड भी इसमें नहीं आता है। यानी आयरलैंड का जो द्वीप है, चाहे वो आयरलैंड एक स्वतंत्र देश हो या नॉर्थ आयरलैंड जो यूके का भाग हो, इन दोनों को हटा दिया जाए, यानी आयरलैंड के द्वीप को पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो ये जो द्वीप है इसे ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश आइलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड, इसको लेकर के स्टूडेंट जो कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, अब इसको आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। तो ये हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन का कैपिटल जो है, या यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन, ठीक है। अन्य बड़े शहरों में ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित एक शहर है, ग्लासगो, ठीक है। और अन्य एक बड़ा शहर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। यहाँ पर बहुत ही पहले जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो उस समय ही यहाँ पर आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण हो गया। बड़ी संख्या में सूती वस्त्र उद्योगों का स्थापना किया गया, ठीक है। इसलिए मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। दुनिया में जिन जिन देशों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, उन्हें मैनचेस्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा शहर, ठीक। अब देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड जैसे कि बताया गया एक स्वतंत्र देश है और आयरलैंड का कैपिटल डबलिन।
आयरलैंड का कैपिटल डबलिन। ठीक, अन्य देशों में देखते हैं, यहाँ पर एक तथ्य छूट गया है, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। थेम्स नदी के किनारे स्थित एक नगर है। ठीक है, लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, और साथ ही साथ विश्व भर में अपने जो वित्तीय केंद्रों, वित्तीय संस्थाओं के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, और गोल्ड मार्केट, ठीक है, और डायमंड मार्केट, गोल्ड डायमंड मार्केट यानी ज्वेलरी मार्केट, ठीक है, और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके लिए विख्यात हैं। जिस तरह से हम न्यूयॉर्क के बारे में पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से लंदन भी विश्व स्तर का एक महत्वपूर्ण वित्तीय, औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक केंद्र है लंदन। ठीक है, आगे देखते हैं आइसलैंड। आइसलैंड जो कि यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित, ठीक है, और संपूर्ण ग्लोब में देखा जाए तो काफ़ी उत्तर में स्थित एक बर्फीला देश, साल भर बर्फ़ से जमा रहने वाला देश, और जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर बहुत ही कम है और अपने ज्वालामुखियों के लिए विख्यात है। ठीक है, आए दिन यहाँ पर जो वोल्केनोस हैं वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और न्यूज़ में जो आइसलैंड में आने वाले जो वोल्केनोस होते हैं, इरप्शन होता रहता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन जो होते रहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, इसके लिए विख्यात है आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल जो है वो रेकाविक है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कई लोग रेक्जाविक भी कर देते हैं, रेकाविक। रेकाविक इज अ कैपिटल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड की राजधानी। अब नेक्स्ट अगले देशों के बारे में देखेंगे। जर्मनी, ठीक, यूरोप महाद्वीप के सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास वाला देश, यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास वाला देश, और संपूर्ण विश्व में भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से अग्रणी देशों में से एक है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जिसका राजधानी है बर्लिन, जिसकी राजधानी बर्लिन। अन्य बड़े शहरों में फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का एक प्रकार से वित्तीय राजधानी है। ठीक है, और इसके अलावा स्टटगर्ट, म्यूनिक और बॉन, ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जो जर्मनी में स्थित हैं। जर्मनी में बहने वाली एक प्रमुख नदी है रिवर राइन। राइन नदी जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बिजी नेविगेबल रिवर है, बिजिएस्ट नेविगेबल रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे व्यस्ततम नौकायन वाला जो नदी है वो राइन नदी है। ठीक है, राइन नदी की घाटी जो है वो कोयला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और कई प्रकार के खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राइन नदी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये जो बोट्स हैं, सीप हैं, ठीक है, इनका परिवहन होता है। औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण इसके बेल्ट में, राइन बेल्ट में। ठीक है, तो राइन नदी जो कि आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और उत्तर की तरफ बह करके उत्तर सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, जर्मनी के पूर्वी भाग में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक पहाड़ी है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण है। भ्रंश पर्वत यानी एक पहाड़ी होता है जिसके दो किनारे नीचे की तरफ धंस जाते हैं और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ रह जाता है। तो इस प्रकार के पर्वत को, ठीक है, भ्रंश पर्वत के नाम से या ब्लॉक माउंटेन का नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? जर्मनी के पूर्वी भाग में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये जर्मनी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे और देखते हैं अन्य देशों के बारे में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क अपने डेयरी इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। यहाँ पर डेयरी उद्योग का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। और डेनमार्क जो है वो स्कैंडिनेविया का एक हिस्सा है। स्कैंडिनेविया यानी डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन चारों देशों को मिला करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। इनमें से एक हिस्सा है डेनमार्क। रिमेंबर, डेनमार्क, आइसलैंड और आगे नॉर्वे और स्वीडन, ये चारों देश स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। फिनलैंड नहीं आता। रिमेंबर, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं आता है। ठीक है, तो ये डेनमार्क। अब आगे देखते हैं नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्री का ही, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ही आने वाला एक देश है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो। नॉर्वे जो है वो आप लोग जो UNDP के द्वारा HDR निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रेशियो निकाला जाता है, ठीक है, मानव विकास अनुपात जो निकाला जाता है, इसमें नॉर्वे अक्सर नंबर 1 रहता है। ठीक है, प्राय प्रतिवर्ष जो रेशियो निकाला जाता है, इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है, सूचकांक, उनमें नॉर्वे प्राय नंबर 1 रहता है। यानी मानव विकास की दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। ठीक है, राजधानी ओस्लो। नॉर्वे के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी है जिसके
स्कैंडिनेवियन माउंटेन के नाम से जाना जाता है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन पर्वत। और जो स्कैंडिनेवियन है एक शील्ड भी है, यानी विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक भूखंड स्कैंडिनेवियन शील्ड। जैसे हम कैनेडियन शील्ड के बारे में पढ़े थे, वैसे ही एक स्कैंडिनेवियन शील्ड है जो विश्व के प्राचीनतम भूखंड में से एक है। अगला देश देखते हैं स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है, ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन जो है अपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम खास करके इसके लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार किए जाते हैं, ठीक है। स्वीडन, ठीक, ये नॉर्वे स्वीडन दोनों के दोनों बहुत ही उच्च अक्षांशों पर स्थित है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फीला देश है। फिनलैंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हजारों की संख्या में झील स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमा हुआ रहता है और प्राचीन काल से यहाँ बर्फ़ जमा होने के कारण बर्फ़ के ज़मीन में रगड़ खाने के कारण गड्ढे पड़ गए और उसमें पानी भर गया, तो इस तरह से कई झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब हम रिलीफ फीचर देखेंगे तो और विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। तो फिनलैंड में हजारों की संख्या में झील है, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड का कैपिटल जो है वो हेलसिंकी है, हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल, ठीक। आगे अन्य देशों में देखते जाते हैं आगे कंटिन्यूसली। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। 3 देश आते हैं इसमें, जिसे बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक नेशंस में कौन कौन सा आता है? एस्टोनिया, एस्टोनिया छोटा सा देश है, ठीक है, इसकी राजधानी टैलिन, ठीक। दूसरा देश है यहाँ पर लाटविया, लाटविया की राजधानी रीगा, और उसके बाद फिर लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया की जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस, विलिनियस ये लिथुआनिया का कैपिटल है। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इसे बाल्टिक नेशंस कहा जाता है, ठीक है, बाल्टिक नेशंस के नाम से जाना जाता है। ये जो यूएसएसआर पहला था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ था उसी के हिस्से थे, ये उसी के हिस्से थे ये तीनों देश। लेकिन भूतपूर्व सोवियत संघ का विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद, ठीक है, जो कई अलग अलग देश बन गए, उन देशों में से ये 3 देश आते हैं जिन्हें बाल्टिक नेशंस के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक खाली जगह रह गया है, यह रूस का ही हिस्सा है, यह रूस का ही हिस्सा है, ठीक। आगे अन्य देशों में देखते हैं, रूस जो कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है रूस। यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। तो हम यहाँ पर यूरोपियन रूस के बारे में अभी देख रहे हैं, ठीक है। एशिया के रूस जिसे साइबेरिया कहा जाता है, इसे हम एशिया के अंतर्गत देख चुके हैं। अभी हम यूरोपियन रूस के बारे में देखेंगे। यूरोपियन रूस जो संपूर्ण रूस का ही एक भाग है, यूरोपियन रूस, ठीक है, कोई अलग देश नहीं है, ठीक है, महाद्वीप के अंतर्गत ही हम इस प्रकार से देख रहे हैं यूरोपियन रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, रूस की राजधानी मॉस्को। अन्य बड़े नगरों में देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, और उसके अलावा वोल्गोग्राड, ठीक है, वोल्गोग्राड, ये कुछ बड़े नगर हैं, ठीक है। यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर एक पहाड़ी है यूराल पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती है, यूराल पर्वत, ठीक है। और यह यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यूराल पर्वत के अलावा यूराल नदी भी यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती है, रूस में बहने वाली नदी है, और यूराल नदी आगे जाकर के कैस्पियन सी में गिर जाती है। अन्य नदियों में देखेंगे रिवर वोल्गा नदी जो है वो रूस में बहने वाली एक लंबी नदी है। अब पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी रिवर वोल्गा नदी पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, कैस्पियन सी में जाकर के गिर जाती है। और जहाँ पर वोल्गा नदी कैस्पियन सी में गिरती है, उस स्थान पर जो गहराई है वो काफ़ी गहराई है, -28 मीटर बिलो सी लेवल, समुद्र स्तर से भी 28 मीटर नीचे, ठीक है, यह गहरा स्थान है। अब पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान यही है, कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम, कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम का यह भाग -28 मीटर गहरा है बिलो सी लेवल, और पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे गहरा भाग है। यहाँ पर एक और तथ्य है,
उस्त सुगर जो है, यहाँ पर ठंड के दिनों में टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, -55 डिग्री सेंटीग्रेड, -55 अंश सेल्सियस पहुँच जाता है। और यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। -55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाता है और यूरोप महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान उस्त सुगोर, ठीक। अन्य तथ्यों में देखेंगे आगे, रूस में बहने वाली एक और नदी रिवर डॉन नदी, ठीक है। यह डॉन नदी जो है यह ब्लैक सी यानी काला सागर में जाकर के गिर जाती है डॉन नदी, ठीक। तो ये हो गया रूस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे अन्य और देशों के बारे में देखते हैं। पोलैंड, ठीक है। पोलैंड जिसकी राजधानी वारसा का ऐतिहासिक महत्व है। प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई वो वारसा पैक्ट के माध्यम से ही हुआ, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। वारसा पैक्ट के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। वारसा पोलैंड की कैपिटल है। पोलैंड में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है रिवर विस्चुला नदी, जो जाके आगे बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर में गिर जाती है, ठीक। अन्य देशों में बेलारूस भी यूएसएसआर का ही एक पार्ट था, यूएसएसआर का ही एक हिस्सा था बेलारूस, जिसकी राजधानी है मिस्क बेलारूस का कैपिटल। आगे यूक्रेन, ठीक है, ये भी यूएसएसआर का ही एक पार्ट था, यूएसएसआर का ही हिस्सा था यूक्रेन, अभी वर्तमान समय में एक स्वतंत्र देश है। यूक्रेन का कैपिटल कीव। यहाँ पर बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं वो नीपर नदी, ठीक है, नीपर नदी यह, ठीक है, यूक्रेन के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है और यह नदी आगे जाकर के ब्लैक सी में गिर जाती है, ठीक है, काला सागर में जाकर के गिर जाती है नीपर नदी। यूक्रेन में घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है, यूक्रेन में घास के मैदान जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड, इसे स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी, ठीक है। जैसे हम सेंट्रल एशिया में स्टेपी घास का मैदान पढ़े थे, तो ऐसे ही स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन में स्थित घास का मैदान है, ठीक है। अन्य देशों के बारे में आगे और देखते हैं। रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित, ठीक है, एक शहर बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। रोमानिया जो कि विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम का जो उत्पादन हुआ वो रोमानिया में ही हुआ था, ठीक है। रोमानिया के पूर्वी भाग में एक पर्वत है कारपेंथियन पर्वत, ठीक है, माउंटेन कारपेंथियन की पहाड़ी जो है वो रोमानिया के पूर्व में स्थित है, ठीक है। कारपेंथियन की पहाड़ी रोमानिया के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी है, ठीक है। आगे अन्य तथ्यों में देखते हैं। अन्य देशों में मालडोवा का जो कैपिटल है चिसिनाव, यह मालडोवा का कैपिटल है, ठीक है। आगे और देशों में कंटिन्यू देखते जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं चेक रिपब्लिक जो है वो सेंट्रल यूरोप का एक देश है, चेक रिपब्लिक, जिसका राजधानी है प्राग, ठीक है। अन्य देशों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। हम डैन्यूब नदी के बारे में भी देखेंगे आगे, ठीक है। उसके अलावा स्लोवानिया का कैपिटल है ब्राटिस्लावा। ये छोटे छोटे देश हैं जो सेंट्रल यूरोप में स्थित देश हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हंगरी बुडापेस्ट उसका कैपिटल है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक ही देश थे, बाद में जाकर विभाजन हुआ, अलग अलग देश बने। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी में भी घास का मैदान पाया जाता है जो कि यूक्रेन के स्टेपिस से जुड़ा हुआ है। हंगरी के इस घास के मैदान को पुष्टास के नाम से जाना जाता है, पुष्टास, ठीक है। हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, टेम्परेट ग्रासलैंड को पुष्टास के नाम से जाना जाता है। अन्य देशों में देखेंगे आगे कंटिन्यूसली। स्विट्जरलैंड जिसे विश्व के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, ठीक है। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। आल्प्स पर्वत पर स्थित एक देश स्विट्जरलैंड, सेंट्रल यूरोप में स्थित, ठीक है। स्विट्जरलैंड आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही संपन्न, मानव विकास की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा संपन्न देश है, ठीक है। खास करके यह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, घड़ी उद्योग, कैमरा उद्योग और अन्य वाइन इंडस्ट्री यानी लीकर इंडस्ट्री और सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग जो होता है FMCG उद्योग, इनके लिए फेमस है। चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में यहाँ पर ज्यूरिच एक बड़ा नगर है, ज्यूरिच जो कि एक औद्योगिक नगर है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण नगर है
जेनेवा जो कि WHO का हेडक्वार्टर भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और संयुक्त राष्ट्र संघ के और कई संस्थाओं की मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत स्थित है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अन्य देशों में आगे देखते हैं। इटली दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश, औद्योगिक देश, और साथ ही साथ विश्व के सबसे ज़्यादा विकसित देशों में से एक, GDP की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इटली एक अग्रणी देशों में से है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम एक ऐतिहासिक नगर भी है, और रोम का पूरे दुनिया में साम्राज्य भी था यहाँ का, रोम का रोमन एम्पायर के नाम से प्रसिद्ध यह इटली का राजधानी है। रोम के अंदर में एक छोटा सा और भी देश आता है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, 1000 से भी कम जनसंख्या है, और जो भी जनसंख्या है पुरुषों की जनसंख्या है। वेटिकन सिटी अपने आप में एक बिल्डिंग ही है, एक भवन ही है। ठीक है, जो कि पोप जो हैं उनका हेडक्वार्टर है। पोप का हेडक्वार्टर या मुख्यालय हम कह सकते हैं। क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियन है इसका मुख्यालय वेटिकन सिटी है। ठीक है, पोप का मुख्यालय वेटिकन सिटी। हाँ, इटली के बारे में देख रहे थे। इटली की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, हम देख सकते हैं एपेनाइन पहाड़ी, एपेनाइन पर्वत इटली के बीचों बीच स्थित एक पहाड़ी एपेनाइन पर्वत। ठीक है, इटली के अन्य बड़े शहरों में मिलान जो है वो इटली की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में वेनिस है। ठीक है, वेनिस जो कि अपने खूबसूरती के लिए और पर्यटन के लिए विख्यात है, वेनिस। ठीक है, मिलान, वेनिस, ये कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जो इटली में स्थित हैं। ठीक है, इटली के साउथ में 2 द्वीप हैं, सिसिली अपने ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर सार्डिनिया भी इटली का ही एक आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर एक और आइलैंड है, कोर्सिका इटली का आइलैंड नहीं है, कोर्सिका फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस का द्वीप है कोर्सिका। ठीक है, इटली में बहने वाली एक मुख्य नदी है रिवर पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। इटली का प्रायद्वीप देख सकते हैं। इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सी स्थित है, इटली के दक्षिण में आयोनियन सी और मेडिटेरियन सी, आयोनियन सागर और भूमध्य सागर, और इटली के पूर्व में पश्चिम में, इटली के पश्चिम में टायरेनियन सी, ठीक है, टायरेनियन सागर स्थित है। तो इस तरह से इटली का यह दक्षिणी भाग एक प्रकार से प्रायद्वीपीय स्थिति बनाती है। ठीक है, अन्य देशों में देखेंगे आगे। यहाँ पर देख सकते हैं स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी जो है वो लुब्जाना है, स्लोवाकिया की राजधानी लुब्जाना। अन्य देशों में देखते हैं बोस्निया हर्ज़गोविना, जहाँ की राजधानी साराजेवो। ठीक, नेक्स्ट क्रोएशिया, एड्रियाटिक सी जो है, एड्रियाटिक सागर उसके किनारे पर स्थित एक देश क्रोएशिया का कैपिटल है जाग्रेब। ठीक, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित एक शहर बेलग्रेड, सर्बिया का राजधानी। अन्य देशों में यहाँ पर देखते हैं मोंटेनिग्रो की राजधानी जो है वो पोडगोरिका, यह मोंटेनिग्रो का कैपिटल है। ठीक है, सब छोटे छोटे देश हैं। आगे अल्बानिया की राजधानी तिराना। ठीक है, अन्य देशों में यहाँ पर देखते हैं आगे कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना। ठीक, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना। और अन्य देशों में मैसिडोनिया की राजधानी जो है वो स्कोपे। ठीक है, इसे नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ मैसिडोनिया जिसकी राजधानी स्कोपे। मैसिडोनिया जिसे हिंदी में कई किताबों में मकदूनिया भी कहा जाता है, सिकंदर महान जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट यहीं से संबंधित थे, मकदूनिया या मैसिडोनिया से ही संबंधित थे। ठीक है, इसकी राजधानी स्कोपे। ग्रीस दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश, ग्रीस की राजधानी एथेंस। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है, जो कि अपने ऐतिहासिकता के लिए विख्यात है, और एथेंस एक ऐतिहासिक नगरी भी है, एथेंस। ठीक है, ये ग्रीस का कैपिटल। ठीक है, ये जो विभिन्न देश हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बाल्कन कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, बाल्कन कंट्रीज़। ठीक है, बाल्कन कंट्रीज़ में कौन कौन आ जाते हैं? बाल्कन कंट्रीज़ में आते हैं ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया। ग्रीस, सर्बिया,
मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया एवं अल्बानिया, इन देशों को बाल्कन नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, बाल्कन राष्ट्र के नाम से ही जाना जाता है। पहले ये एक ही देश के रूप में थे, धीरे धीरे आगे जा करके विभाजित होकर के कई देशों में विभाजित हो गए। ठीक है, इनमें से कई देश भूतपूर्व युगोस्लाविया, जो युगोस्लाविया था, इसके अंतर्गत आते थे। अब युगोस्लाविया का पूरी तरह से विभाजन हो चुका है और कई छोटे छोटे देश बन गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यूरोप में यहाँ पर टर्की का एक हिस्सा भी आता है, तुर्की, जो कि एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप का, लेकिन टर्की का एक हिस्सा यूरोप में भी स्थित है। ठीक है, वहाँ पर एक बड़ा नगर है इस्तांबुल, टर्की का सबसे बड़ा नगर, और यूरोप के सबसे बड़े नगरों में से एक इस्तांबुल, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल जो कि एक बड़ा नगर है टर्की का, जिसका प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया, जिसे प्राचीन काल में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, इस्तांबुल, यह टर्की का एक बड़ा नगर। तो यह इस्तांबुल वाला क्षेत्र जो है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। जब हम एशिया देखे थे तो इसके बारे में देख चुके हैं, इस्तांबुल यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एशिया के दो देश हम कह सकते हैं, एक तो टर्की और दूसरा रसिया, रूस, यह यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं, इनके कुछ हिस्से। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हो गए। ठीक है, तो सभी देशों को तो यहाँ पर कवर कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण सागरों के बारे में। ठीक है, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, इनके बारे में तो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य और महत्वपूर्ण सागर जो हैं यूरोप के अंदर अंदर में कई स्थान पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रसिया के नॉर्थ में बैरेंट सी, रसिया के नॉर्थ में बैरेंट सी, रसिया के नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट सी। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट सी स्थित है। अन्य सागरों में देखेंगे, ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, और इसी तरह से जो बाल्टिक नेशन है उसके वेस्ट में बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। ठीक है, ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर एक सागर है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए विख्यात है और साथ ही साथ मछली उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पर एक बैंक है, ठीक है, डोगर बैंक बताया जा चुका है, कम गहरा भाग, छिछला उथला भाग, कम गहरा भाग, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच जाते हैं, ऐसे स्थान पर मछली बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो मछलियों को पकड़ने का कार्य यहाँ पर ज़्यादा होता है। डोगर बैंक, यह नॉर्थ सी में स्थित मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है डोगर बैंक। ठीक, आगे देखते हैं नॉर्वे के नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सागर। उसके अलावा ग्रीनलैंड के साउथ में, ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेवियन माउंटेन के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीनलैंड के साउथ में ग्रीनलैंड सी। अन्य सागरों में देखते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल के नीचे जो बॉटम है, ठीक है, उसके नीचे में बहुत सारे टनल्स बना करके, बहुत सारे सुरंग बना करके ट्रेन इत्यादि भी चलाया जा रहा है, रोड लाइन बनाया गया है सुरंग बना करके। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, फ्रांस के वेस्ट में बे ऑफ बिस्के की खाड़ी। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण खाड़ियों में हम टायरेनियन सी देख चुके हैं, समुद्रों में एड्रियाटिक सी देख लिए, आयोनियन सी देख लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बुल्गारिया के साउथ में और ग्रीस के ईस्ट में एजियन सी, एजियन सागर। ठीक है, अब ब्लैक सी, इसके बारे में तो हम देख चुके हैं, एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है, और एशिया और यूरोप के बीच में कैस्पियन सी भी स्थित है। कैस्पियन सी के बारे में बताया जा चुका है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यह कोई सागर नहीं है। कह दिया जाता है कैस्पियन सी, लेकिन कोई सागर नहीं है, यह झील है और दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो यह समुद्रों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पहाड़ियाँ भी हो गया। नदियों में हम देख लिए सभी महत्वपूर्ण नदियों को। इनमें एक नदी जो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, डैन्यूब रिवर। डैन्यूब नदी जो कि जर्मनी से निकलती है और 10 देशों को क्रॉस करके ब्लैक सी, काला सागर में जाकर के गिर जाती है। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा रिवर सबसे लंबी नदी, उसके बाद डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, डैन्यूब नदी जर्मनी से निकल करके 10 देशों को पार करके ब्लैक सी, काला सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, कई राजधानी जो हैं वो इसी के तट पर स्थित हैं, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, उसी तरह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट,
ठीक है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो कई राजधानी जो हैं वो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। डैन्यूब नदी जो है वो एक महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है, ठीक है, महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है डैन्यूब नदी। अब लास्ट में देखते हैं यूरोप में खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। यूरोप जो है वो काफ़ी घना बसा देश है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर कृषि का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर खास करके अनाज का उत्पादन अधिक होता है। अनाजों में गेहूँ का उत्पादन, जौ का उत्पादन, ठीक है, जई का उत्पादन, गेहूँ, जौ, जई, इनका उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। साथ ही साथ मेडिटेरियन कंट्रीज़ जो हैं, भूमध्य सागरीय देश, यानी भूमध्य सागर के किनारे किनारे के देशों में फलों का उत्पादन, खास करके सिट्रस फ्रूट जो ऑरेंज है, लेमन है, उसके अलावा ग्रेप्स हैं, अंगूर, ठीक है, इनका उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, ठीक है। और जैतून का उत्पादन जो ओलिव होता है, इसका उत्पादन भी यहाँ पर अधिक होता है। तो फलों का उत्पादन और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण है। डेनमार्क के बारे में देख चुके हैं कि डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। चावल के उत्पादन के लिए इटली फेमस है। यूरोप में वैसे चावल का उत्पादन अधिक नहीं होता है, लेकिन इटली में चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे मिनरल में देखते हैं, तो यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन उत्तरी सागर में बताया जा चुका है, ठीक है। और उसके अलावा रोमानिया इत्यादि में भी पेट्रोलियम का उत्पादन पहले होता था, लेकिन आजकल कम हो गया है। तो ये खनिजों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर आज के क्लास में यूरोप के बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो आज के क्लास में यूरोप के संबंध में इतना ही। अब अगला क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इन दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन दोनों के बारे में एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।